हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। इकोसिस्टम के लेक्चर सेकंड के बाद हम लेक्चर थर्ड पढ़ेंगे और लेक्चर सेकंड में हमने इकोसिस्टम के फंक्शन की बात यहाँ पर कुछ पॉइंट में की थी, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको मिले होंगे। चलिए अब हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम बात करें कुछ पॉइंट की, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होता है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो यहाँ पे इकोसिस्टम के फिजिकल स्ट्रक्चर का दो कैरेक्टर्स होगा। तो यहाँ पे आप देखो, चाहे जिस प्रकार का इकोसिस्टम हो उसमें ये दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट तरीके से समझनी होती हैं। पहला यहाँ पे बात करें तो ये होता है क्या, स्पेसीज कंपोजिशन। क्या होता है? स्पेसीज कंपोजिशन। स्पेसीज कंपोजिशन, आप देखोगे यहाँ पे कि स्पेसीज का कंपोजिशन अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में अलग अलग होता है। मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम में कुछ अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाएंगी पौधे और जंतुओं की, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी कुछ अलग जातियाँ पाई जाएंगी। तो इस तरह क्या होगा, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में स्पेसीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी आप क्या बात करते हैं इसमें कि जो स्पेसीज कंपोजिशन है, स्पेसीज कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, डिफर्स होता है, डिफर्स फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अदर इकोसिस्टम। देखो आप देखोगे हर प्रकार के इकोसिस्टम में स्पेसीज का कंपोजिशन अलग अलग होगा। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे जहाँ का इन्वायरमेंट होगा उसी तरह का वहाँ पर स्पेसीज पाई जाएंगी। अब देखो ये जो स्पेसीज है, स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम का जो स्पेसीज कंपोजिशन है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन। देखो किस पर डिपेंड करेगा, यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो जातियां पाई जाएंगी वो जातियां किस पर डिपेंड करेंगी। तो आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे जैसे उस एरिया का जियोग्राफी क्या है, यानी जो भौगोलिक संरचना है उस आधार पर जातियां पाई जाएंगी, जियोग्राफी पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आप देखोगे टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी पर डिपेंड करेगा, टोपोग्राफी पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, और वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पर, वहाँ की जलवायु पर। यानी आप देखोगे हर प्रकार के इकोसिस्टम की ज्योग्राफी अलग है, उसकी भौगोलिक संरचना अलग है, उसके एरिया की बनावट अलग है। टोपोग्राफी मतलब उस एरिया की बनावट अलग है, और हर एरिया का जो क्लाइमेट है वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो स्पेसीज का कंपोजिशन है, जो जातियों का जो है संगठन है, आप कहोगे जो जातियां पाई जाती हैं उस एरिया में, वो जातियां किस पर डिपेंड करती हैं, वहाँ की ज्योग्राफी पर, वहाँ की टोपोग्राफी पर और वहाँ के क्लाइमेट पर। तो इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम की ज्योग्राफी, टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ पर जो जातियां पाई जाती हैं वो अलग अलग पाई जाएंगी। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे,
आपको पानी में पाए जाने वाले हाइड्रोफाइट्स मिलेंगे। यहीं पर बात करें डेजर्ट इकोसिस्टम की तो आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट में पाए जाने वाले जीरोफाइट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे जो डेजर्ट वाले कंडीशन को एडाप्ट कर पाते हैं। तो ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम में जो जातियों का कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से स्पीशीज कंपोजिशन। अब आप देखो यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज कंपोजिशन कहाँ पर मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको और नोट करना है। देखो कुछ पॉइंट आपको और नोट करना है, जैसे यहाँ पे क्या देखोगे आप देखोगे मिनिमम स्पीशीज कंपोजिशन, मिनिमम स्पीशीज कंपोजिशन, मिनिमम स्पीशीज कंपोजिशन ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहोगे अकर्स इन, आपको मिल जाएगा डेजर्ट में और आर्कटिक रीजन में। कहाँ पर मिलेगा, डेजर्ट में, डेजर्ट इकोसिस्टम में, और जो आर्कटिक रीजन में पाया जाने वाला इकोसिस्टम होगा आर्कटिक, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन्स। आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा या बहुत कम जातियां देखने को मिलेंगी किस प्रकार के इकोसिस्टम में, डेजर्ट इकोसिस्टम में और आर्कटिक रीजन्स में। तो ये मिनिमम स्पीशीज कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें क्या, अगर हम बात कर लें किसका मैक्सिमम, किसकी बात करें कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जातियां किस प्रकार की कंडीशन में पाई जाती हैं, तो मैक्सिमम स्पीशीज, मैक्सिमम स्पीशीज कंपोजिशन, मैक्सिमम स्पीशीज कंपोजिशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे अकर्स इन, कहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पर मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पृथ्वी पर किस प्रकार के फॉरेस्ट में मिलती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज कंपोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा, कोरल रीफ में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, कोरल रीफ, कोरल रीफ। तो कोरल रीफ में और कहाँ मिलेगा, देखो आपको ये स्पीशीज कंपोजिशन अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग देखने को मिलेगा, तो कोरल रीफ में मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो जाता है क्या, जो फिजिकल स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का है उसका पहला कैरेक्टर, उसका अपना एक स्पीशीज कंपोजिशन होगा, जिसमें क्या होता है, डिपेंड करता है उसकी ज्योग्राफी, टोपोग्राफी पर और क्लाइमेटिक कंडीशन पर। दूसरा हम क्या बात करते हैं, देखो दूसरा हम बात करें इसमें, तो हर प्रकार के इकोसिस्टम की जो प्लांट या स्पीशीज, कोई भी एनिमल्स या प्लांट, खास करके हम प्लांट की बात करें तो प्लांट भी अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पे हम दूसरा बात करते हैं क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक नंबर में क्वेश्चन आता है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे तो आप देखो इसमें क्या मिलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, तो आप कहोगे इट इज द वर्टिकल, it is the vertical distribution, vertical distribution, vertical distribution of different species, of different species, of different species. It is the vertical distribution of different species occupying different levels, occupying different levels, different levels। यहाँ पे आप देखोगे मतलब ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और आप एक पॉइंट और देखोगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, मैक्सिमम जिसमें जातियां ज़्यादा होंगी उनमें मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन
अकर्स अकर्स इन अकर्स इन किसमें पाया जाता है, तो आप कहोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम मिलेगा आपको क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। वैसे बात करें डेजर्ट की तो वहाँ पर मिनिमम स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। देखो स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, तो मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, फॉरेस्ट का। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉरेस्ट। मान लो यहाँ पर एक फॉरेस्ट है और ये अर्थ का सरफेस है ऐसे, मान लो कि ये सरफेस है ऐसे अर्थ का, चलो ये अर्थ का सरफेस हो गया। अब इस सरफेस पर आप देखोगे बहुत सारे प्लांट स्पीसीज पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे क्या मिल जाएगा, कुछ हर्ब्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, कुछ ऐसे हर्ब्स मतलब शाकीय पौधे मिल जाएंगे, हर्ब्स। और क्या मिल जाएंगे, कुछ ग्रासेस मिल जाएंगे, हर्ब्स। और क्या मिल जाएंगे, ग्रासेस। ये ग्रासेस की जातियां यहाँ जमीन पर एकदम नीचे पाई जाएंगी। चलो ये घास तो जमीन पर ही होगा, तो ये ऐसी जातियां पाई जाएंगी। यहाँ पे ये जातियां मिल गई ऐसे, तो ये क्या हो गया, तो आप कहोगे कि इसके सरफेस पर आपको क्या मिल रहा है, इसके सरफेस पर आपको हर्ब्स मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, तो और ग्रासेस मिल रहे हैं, हर्ब्स। और क्या मिल रहे हैं, ग्रासेस। तो जमीन की तरफ क्या मिल रहा है, यहाँ पे हर्ब्स और ग्रासेस मिल रहे हैं। अब आप देखो इसमें, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो इसके और ऊपर की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसी के बीच बीच में आपको कुछ और भी प्लांट देखने को मिलेंगे जिनका साइज कुछ थोड़ा बड़ा होगा, जिनका साइज कुछ क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा ऐसे। ऐसे यहाँ पे आपको ये क्या मिल रहे हैं, दूसरे प्रकार के प्लांट मिल रहे हैं। और जितने प्रकार के प्लांट होंगे उतना ही यहाँ पर क्या पाई जाएगी, स्ट्रेटिफिकेशन। देखो इस तरह के प्लांट हो गए। अब इनको क्या कहा जाएगा, तो ये दूसरे स्ट्रेटा में, मतलब आप क्या देखोगे कि इस फॉरेस्ट में जो ये वाला स्ट्रेटा आप देखोगे, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रेटा मिला, ये वाला जो स्ट्रेटा मिला वो किसका है, तो आप कहोगे ये हर्ब्स एंड ग्रासेस का है। उसके बाद आप देखोगे कि दूसरे स्ट्रेटा की बात करेंगे, मतलब इस ऊंचाई पर ऐसे बात करेंगे, तो यहाँ पर इस ऊंचाई में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर मिलेगा क्या, स्रब्स मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, स्रब्स मिलेगा ऐसे। और देखोगे आप तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाएंगे जंगल में, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये जो है बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे। ये बड़े बड़े पेड़ भी तो मिलेंगे इस जंगल में, ये जंगल में क्या मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ भी मिलते हैं ऐसे। ऐसे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे। अब आप क्या देखोगे कि ये जो स्ट्रेटा बनेगा फॉरेस्ट का, ये इस लेवल का जो स्ट्रेटा बनेगा, ये किसका होगा, तो ये ट्रेज का होगा। ये किसका होगा, ट्रेज का होगा। अब आप देखोगे कि ये पूरा जो है आपने वर्टिकली मतलब ऊंचाई में क्या कर दिया, स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब इतने ऊंचाई तक आपको हर्ब्स और ग्रासेस मिलेंगे, फिर इतने ऊंचाई तक आपको श्रब्स मिलेंगे, फिर सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक आपको क्या मिलेंगे, ट्रीज। तो इस तरह से आप देखोगे ये जितना ज़्यादा यहाँ पर ये स्ट्रेटा या ऐसे ऐसे लाइनिंग मिलेगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर स्पीसीज पाए जाएंगे। मतलब आप जो है ये क्या देख रहे हैं, मतलब ये क्या है, तो यही है क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। यही क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसमें वर्टिकली स्पीसीज को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है। आप देखोगे जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी उतना ज़्यादा इसमें क्या पाया जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाएगा। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे एरिया में स्ट्रेटिफिकेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा।
तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना। अब आप देखो ऐसे और भी लेवल के अगर प्लांट यहाँ पर मिल गए, और भी लेवल के अगर ऐसे प्लांट मिल गए, मान लो ऐसे और भी लेवल के प्लांट इस एरिया में मिल गए, तो वहां पर एक और स्ट्रेटा बन जाएगा, और स्ट्रेटा बन जाएगा, और एक और लेवल के प्लांट अगर यहाँ पर मिल गए इस फॉरेस्ट में, तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेटा और बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्लांट स्पीसीज इसमें पाए जाएंगे, उतना ज़्यादा इस एरिया का क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तो मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी के कारण जो है मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीसीज का, जो डिफरेंट लेवल्स पर पाए जाते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन को आपको याद रखना है। तो इस चीज़ को आप बहुत आसानी से और अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। चलिए दूसरा हम क्या, अब स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। हमने क्या बताया यहाँ पर, हमने आपको बताया कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स इकोसिस्टम का, उसके दो कैरेक्टर होता है। हर एक इकोसिस्टम का अपना स्पीसीज कंपोजिशन होता है, और हर एक इकोसिस्टम का स्ट्रेटिफिकेशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। वो डिपेंड करेगा वहाँ पर पाई जाने वाली जातियों की संख्या पर डिपेंड करेगा। तो ये आप स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। चलिए अब अगला क्या पढ़ते हैं, देखो इकोसिस्टम के अगर फंक्शन की बात करें, देखो आप लोग, अगर हम यहाँ पे बात कर लें क्या, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो देखो हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के फंक्शन आपको इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सा फंक्शन चलता है, तो आपको होगी प्रोडक्टिविटी का चलता है, डिकम्पोजिशन होता रहता है, एनर्जी फ्लो होता रहता है, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती रहती है। ये सारा फंक्शन किसके अंदर होता रहता है, इकोसिस्टम के अंदर होता रहता है। तो यहाँ पे आप देखो फोर फंक्शनल एस्पेक्ट्स, four functional aspects of the ecosystem are of the ecosystem are क्या क्या होता है। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 4 फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें। आप क्या क्या देखोगे, जैसे यहाँ पर एक हो गया क्या, प्रोडक्टिविटी हो गई, प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दूसरा हो जाएगा क्या, डिकम्पोजिशन। इन सब से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं, डिकम्पोजिशन। और तीसरा हो जाएगा क्या, एनर्जी फ्लो। तीसरा हो जाएगा क्या, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा इसमें क्या, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो इस तरह से आप देखोगे 4 फंक्शनल एस्पेक्ट्स होगा किसी भी इकोसिस्टम का। अब इसमें हम सबसे पहला बात करते हैं, इसको 1 2 3 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला आपको पढ़ लेना है, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, और चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इस तरह से ये चारों आपको पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो प्रोडक्टिविटी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, प्रोडक्टिविटी की। पहला क्या है इसमें, प्रोडक्टिविटी आपको पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आप क्या समझोगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज का प्रोड्यूस होना या किसी चीज का बनना। अब इकोसिस्टम में क्या बन सकता है, आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। और आपको पता है कि प्रोड्यूसर ही होते हैं जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी बनाता है, और जिस केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में ईटिंग के द्वारा, खाने के द्वारा। अब आप देखो इसमें प्रोडक्टिविटी होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी एरिया या किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। टोटल अमाउंट ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। यहाँ पे आप देखो प्रोडक्टिविटी का अगर हम डिफिनीशन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो
द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास क्या होता है, तो आप कहोगे बायोमास क्या, किसको कहोगे आप, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम बायोमास कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर के द्वारा भी बायोमास प्रोडक्ट या प्रोड्यूस किया जाएगा और कंज्यूमर के द्वारा भी किया जाता है। देखो आप लोग, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये दो प्रकार का होगा। इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स। कितने प्रकार की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी, तो आप क्या कहोगे, ये दो प्रकार की होती है। यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे पहला हो जाएगा क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होगी, तो यहाँ पे आप कहोगे दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब आप देखोगे यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, तो ये जो है रेट ऑफ, यहीं पर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इसके द्वारा, तो यहाँ पे आप देखोगे बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। और यहाँ पे आप दूसरे में क्या देखोगे, सेकेंडरी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। यहाँ पे आप इसको देखेंगे कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होता है। कंज्यूमर्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ये बाई कंज्यूमर्स के द्वारा बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहता है, और वहां पर प्रोड्यूसर के द्वारा होगा। तो इस तरह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या लिखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे आपको अगर समझना है प्रोडक्टिविटी को, तो आपको एक डायग्राम के थ्रू समझना होगा। देखो डायग्राम के थ्रू क्या समझना है, जैसे यहाँ पर आप देखो कि मान लो ये एक इकोसिस्टम है, ध्यान देना आप लोग, ये एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में आपको क्या मिल रहे हैं, ग्रीन प्लांट मिल रहे हैं। आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन प्लांट मिल रहे हैं, ऐसे ग्रीन प्लांट आपको मिल रहे हैं, इस तरह से ग्रीन प्लांट मिल रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट के अलावा इस एरिया में आप क्या देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो आप कहोगे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इस एरिया में क्या पाए जाएंगे, एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स ये दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये होते हैं क्या,
तो ये इकोसिस्टम के क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होता है। इकोसिस्टम के क्या होंगे, ये प्रोड्यूसर होंगे। और आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, इस पूरे एरिया के प्रोड्यूसर जो होंगे वो क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि ये जो है सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे। ये क्या करेंगे, सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे। देखो, ये सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे और अपनी बॉडी में किसका निर्माण करेंगे, तो आप कहोगे ग्लूकोज का निर्माण करता है। अपनी बॉडी में किसका निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का। यानी सनलाइट को यूज करके, और ये प्लांट जो है किसका निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का। ऐसे ही दूसरे प्लांट भी करेंगे। तो जितने ज़्यादा ग्रीन प्लांट होंगे उतने ज़्यादा इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का अगर हम ड्राई वेट देखें, या पूरे जो है ये ऑर्गेनिक मैटर है, आप कहोगे ये जो ग्लूकोज। अब आप इसमें देखोगे जितना ज़्यादा इस इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट होंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। ऐसे अगर दूसरे इकोसिस्टम की तुलना करें तो उस इकोसिस्टम में अगर ग्रीन प्लांट ज़्यादा हैं तो उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ग्रीन प्लांट उस इकोसिस्टम में कम होंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर हैं, इस प्रोड्यूसर के द्वारा इकोसिस्टम में ये जो ग्लूकोज बनाने का रेट है, ये ग्लूकोज बनाने का जो रेट है वही इस इकोसिस्टम की क्या होती है, तो वही इस इकोसिस्टम की क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो आप कहोगे किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर के रेट को क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और फिर देखोगे कि यहाँ पे इस एरिया में आपको क्या मिलेंगे, तो इस एरिया में आपको हेटेरोट्रॉप्स भी मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स भी पाए जाएंगे। हेटेरोट्रॉप्स, कभी कभी हेटेरोट्रॉप्स की बॉडी में भी कुछ क्या बनते हैं, इनकी बॉडी के द्वारा भी कुछ क्या बनाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर इसके द्वारा भी बनाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक मैटर इसके द्वारा बनाया जाएगा। तो अगर हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा या हेटेरोट्रॉप्स की बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड होते हैं तो उस ऑर्गेनिक मैटर के बनने का जो रेट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर के द्वारा ये जो ऑर्गेनिक मैटर यानी ग्लूकोज बनाने का जो रेट है इकोसिस्टम का, उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और प्रोड्यूसर के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर बनाने का रेट है इस इकोसिस्टम में, उसे इस इकोसिस्टम की क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, प्रोडक्टिविटी को हम मेजर भी करते हैं। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो आप देखो, इसमें देखो यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आप देखोगे प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, किलो कैलोरी m-2 ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा, -2, और y/1 -1। यानी ये जो है एक्सप्रेशन है किसका, तो ये जो है प्रोडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में किया जाएगा, तो आप कहोगे मेजर्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी के टर्म में। मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा एक ईयर में कितने किलो कैलोरी एनर्जी बनाया गया, उसको मेजर करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर हम वेट के टर्म में मेजर करें, अगर हम
प्रोडक्टिविटी को किसके टर्म में मेजर करें, तो यहाँ पे आप देखोगे ORR देखते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं, तो आप कहोगे GM -2 YR -1, इस टर्म में भी मेजर करते हैं। प्रोडक्टिविटी को इस टर्म में भी मेजर किया जाता है। और ये किसके टर्म में होता है, तो आप कहोगे मेजर्ड इन टर्म ऑफ वेट। अगर वेट के टर्म में प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है तो इस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे, अगर एनर्जी के टर्म में उसको मेजर करना है तो इस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या देखो, ये तो प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने का या मेजर करने का एक तरीका है, और हमने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बताया। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसा कि हमने डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के द्वारा बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। चलो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास। अमाउंट ऑफ बायोमास मतलब कितना बायोमास बनाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा। अमाउंट ऑफ बायोमास ORR ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास ORR ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास या कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया गया किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। बायोमास ORR ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाई, यहाँ पर किसके द्वारा हो जाएगा, तो यहाँ पे बाई प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एकदम सिंपल है कि किसी भी पर यूनिट एरिया में ओवर ए टाइम पीरियड प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर है जो प्रोड्यूस किया जाता है उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मतलब ये बायोमास का अमाउंट या ऑर्गेनिक मैटर है जो किसी भी यूनिट एरिया में किसी टाइम पीरियड के दौरान प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बनाया गया बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट होता है, तो उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब देखो इसमें कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये दो प्रकार की होती है। आप देखोगे यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, देखो आप, इट कैन बी डिवाइडेड into two types. It can be divided into two types. यहाँ पे दो प्रकार से हो सकता है। अब आप ये देखो कि अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनाया, क्या वो सारा ग्लूकोज अपनी बॉडी में स्टोर करेगा ताकि उसे दूसरे एनिमल्स यूज कर सकें, या कुछ अमाउंट खुद भी तो यूज करेगा रेस्पिरेशन के दौरान, क्योंकि प्लांट को भी तो एटीपी चाहिए, तो प्लांट भी जो ग्लूकोज बनाएगा उसका कुछ अमाउंट एटीपी के प्रोडक्शन यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में तो यूज करेगा, बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज होगा वही तो अदर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। देखो
आप क्या समझोगे यहाँ पे, दो प्रकार का कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे पहला है इसमें क्या, देखो पहला इसमें क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा ये, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको शार्ट में किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो जीपीपी और दूसरा क्या होता है इसमें, ये तो ए हो गया, और दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। इसको शार्ट में क्या कहते हैं? एनपीपी कहता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो दो प्रकार की होगी। आप देखोगे इसमें सबसे पहला, अब सबसे पहला हम बात करते हैं क्या, स्पॉन ए का, इसको क्या कहते हैं? एनपीपी। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे आप लोग, क्या कहते हैं इसको? हाँ, पहले तो ग्रॉस लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको शार्ट में जीपीपी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना इसको, मतलब यहाँ पे ये टोटल अमाउंट होगा, जबकि एनपीपी क्या होगा? टोटल अमाउंट में से रेस्पायरेशन के लिए प्लांट कुछ यूज कर लेगा, उसके बाद बचा हुआ जो एनर्जी है, उसके बाद जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, उसको एनपीपी कहा जाएगा। मतलब जो टोटल बनाया गया वो जीपीपी है, लेकिन उस टोटल में जो खुद यूज किया उसको निकाल दिया जाएगा, तो बचा हुआ जो एनर्जी या बायोमास होगा वो क्या हो जाएगा? एनपीपी हो जाएगा। अब प्लांट ग्लूकोज को किस लिए यूज करेगा? बनाता तो ग्लूकोज है, लेकिन वो रेस्पायरेशन के लिए तो यूज करेगा, बाकी बचा हुआ जो एनर्जी होगा, जो ग्लूकोज होगा, वही तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा, तो वही क्या होगा? एनपीपी होगा। लेकिन जो टोटल बनेगा वो ग्रास हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, जीपीपी, जीपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, जीपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम is the rate of is the rate of production is the rate of of production of organic matter, organic matter, production of organic matter during photosynthesis, during photosynthesis, during photosynthesis, during photosynthesis। इसका मतलब क्या होगा कि जीपीपी किसी भी इकोसिस्टम का क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करने का रेट है किसी भी इकोसिस्टम का, उसको उस इकोसिस्टम का क्या कहते हैं? जीपीपी कहता है। यानी फोटोसिंथेसिस में जो टोटल बनता है उसको जीपीपी कहेंगे। लेकिन प्लांट खुद यूज भी करेगा रेस्पायरेशन में, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट की बॉडी में लॉस भी तो होगा रेस्पायरेशन के दौरान। तो यहाँ पे आप देखोगे अगला पॉइंट क्या देखते हैं इसमें, ए कंसीडरेबल, एक पॉइंट यहाँ पे, ये तो हो गया क्या? जीपीपी हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको दूसरा हेडिंग डालना है क्या? एनपीपी, मतलब नेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? एनपीपी कहना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको एनपीपी कहा जाएगा। अब देखो इसमें ये क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर बना प्लांट की बॉडी में, अब प्लांट उसके कुछ अमाउंट को रेस्पायरेशन में यूज कर लेगा, फिर जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उस इकोसिस्टम का क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। मतलब क्या हो जाएगा? ए
कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी, यानी जीपीपी मतलब टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस में बनाया गया, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पायरेशन। एटीपी तो चाहिए प्लांट को, क्या टोटल बना करके वो अदर को ट्रांसफर कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, आपको समझना होगा। इन रेस्पायरेशन उसको क्या कहते हैं? तो इज नोन एज एनपीपी। यहाँ पे इसको आप एनपीपी नहीं कहोगे, जो यूज हो गया वो तो चला गया। अब जो बचा हुआ अमाउंट होगा प्लांट की बॉडी में उसको एनपीपी कहा जाएगा। देखो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे एक फार्मूला आता है क्या, जो जीपीपी है उसमें माइनस कर दो क्या रेस्पायरेशन को, तो क्या बचेगा? तो एनपीपी बचेगा। ये जो है फार्मूला होता है कि इसका जीपीपी और एनपीपी के रिलेशन का। तो यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, आप देखोगे हियर आर का मतलब क्या होता है, आर इज रेस्पायरेशन लॉस होता है, और आप देखोगे कि यहाँ पे ये एनपीपी और जीपीपी हो जाएगा। आप इसको क्लियरली समझ लेंगे, ये प्रोडक्टिविटी है। चलिए अब हम कुछ अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि प्लांट के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में बनाया जाएगा वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। अब ये प्रोडक्टिविटी अगर प्लांट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं, या प्लांट में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी ज़्यादा है तब भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, या ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त पाए जा रहे हैं तब भी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप देखो, एक पॉइंट आपको देखना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करेगा? ये तो प्लांट और फोटोसिंथेसिस से रिलेटिव है, तो यहाँ पे आप देखो किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे प्लांट स्पीसीज, अगर अच्छी जातियाँ हैं प्लांट की तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, और अगर बेकार की जातियाँ हैं तो वो कम प्रोडक्शन करेंगी। तो प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट की जातियां पाई जाती हैं, ये प्लांट की जातियां जो है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा आप देखोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या करेगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। और दूसरा क्या है इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, अवेलेबिलिटी होगी। और दूसरा क्या है इसमें, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया में जो प्लांट की पर्टिकुलर स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती हैं, वहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है,
और प्लांट में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर, इस सारे फैक्टर पर डिपेंड होगा क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होगी। अब देखो इसीलिए इसी फैक्टर के आधार पर अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉइंट है, द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या इसको शार्ट में लिख लेते हैं द एनपीपी ऑफ, यहाँ पे देखो होल बायोस्फीयर रिजर्व, होल केवल बायोस्फीयर आप देखेंगे, पूरा बायोस्फीयर जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, होल बायोस्फीयर मतलब पृथ्वी का पूरा एरिया जिस पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब होल अर्थ की बात होती है। होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स, यानी पूरे बायोस्फीयर का मतलब, पूरे बायोस्फीयर का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं सबके द्वारा यहाँ पे 170 बिलियन टन्स ऑर्गेनिक मैटर ये जो है बनाया जाता है। 170 ये जो है एनपीपी किसका है, तो आप कहोगे होल बायोस्फीयर रिजर्व का है, होल बायोस्फीयर रिजर्व का है। उसके बाद आप देखोगे प्रोडक्टिव, अब इसमें आप देखोगे पूरे बायोस्फीयर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, पूरे बायोस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, आप देखो इसमें पूरे बायोस्फीयर में आपको लैंड सरफेस मिलेगा, क्या मिलेगा, लैंड सरफेस मिलेगा, क्यों, पूरे पृथ्वी पर लैंड है और ओशियन है, लैंड सरफेस की बात करेंगे, और फिर इसमें बात करेंगे क्या, ओशियन की, इसकी बात करेंगे ओशियन इकोसिस्टम में, और पूरे लैंड सरफेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लैंड सरफेस पर यहाँ पे आप देखोगे 115 बिलियन टन्स, यानी लैंड सरफेस पर जो प्रोडक्टिविटी होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो 115 बिलियन टन्स होगी। जबकि ओशियन की बात करेंगे तो ओशियन की क्या होती है, तो केवल 55 बिलियन टन्स होती है, 55 बिलियन टन्स इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, तो ओशियंस की होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो 70% जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके द्वारा होती है, या 70% प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर रिजर्व की वो लैंड सरफेस से ही मिलती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा क्या, ये प्लांट स्पीसीज जो मतलब ओशियन में कौन से प्लांट पाए जा सकते हैं, लार्ज साइज के प्लांट तो मिलेंगे नहीं, उसमें स्मॉल साइज के ही प्लांट मिलेंगे, कुछ डायटम्स मिलेंगे, कुछ एल्गी मिलेंगे, तो यही सब मिलते हैं जो प्लांट बहुत कम अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर पाता है। जबकि लैंड सरफेस पर आप देखोगे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे जिसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रेट बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। चलिए, तो इस तरह से ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, क्या सेकेंडरी, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपने क्या देखा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपने जीपीपी पढ़ा और एनपीपी आपने पढ़ा। चलिए अगला हम क्या पढ़ते हैं, देखो दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखो सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये जो है कंज्यूमर के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाएगा इकोसिस्टम में, उसको सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक मिनट, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, ये प्राइमरी हटा दो यहाँ से। देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी is defined as the rate of formation of new organic matter by, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स हो जाएगा, बाई कंज्यूमर्स। यहाँ पे कंज्यूमर्स के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाएगा किसी भी इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहता है। तो इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को क्लियर करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, तो आप देखोगे यहाँ पे हमने जो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के पहले हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है इकोसिस्टम का, उसमें स्पीशीज कंपोजिशन हमने पढ़ लिया, स्ट्रेटिफिकेशन हमने पढ़ लिया। इकोसिस्टम के फंक्शन में हमने प्रोडक्टिविटी, केवल आज प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फिर प्राइमरी जो है उसको जीपीपी और एनपीपी में डिवाइड किया गया, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। चलिए अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन के बारे में।